नमस्कार, मैं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। 4 के वार का वक्त है और जो इस वक्त महाराष्ट्र में चल रहा है, देखिए उसकी वजह एनसीपी चीफ शरद पवार और उनके भतीजे अजित पवार की सीक्रेट मीटिंग है। दावा यह किया जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से अजित पवार ने शरद पवार को केंद्रीय कैबिनेट में शामिल होने का ऑफर दिया है और कांग्रेस इस पर शरद पवार की प्रतिक्रिया मांग रही है। अब सुप्रिया सुले ने इस पर जवाब दे दिया है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी गठबंधन में फूट पड़ती नजर आ रही है। एनसीपी में टूट के बाद गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कहा जा रहा है कि राज्य के डिप्टी सीएम अजित पवार ने चाचा शरद पवार और उनकी बेटी सुप्रिया सुले को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने का ऑफर दिया है। इन दावों के बीच महाराष्ट्र की सियासत में कयासों का दौर और ज्यादा तेज हो गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने के ऑफर की चर्चाओं पर सुप्रिया सुले ने प्रतिक्रिया दी है। सुप्रिया सुले ने कहा है कि मुझे मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए किसी ने कोई ऑफर नहीं दिया है, ना ही इस पर चर्चा हुई है। मुझे किसी ने कोई ऑफर नहीं दिया है। सिर्फ 15 अगस्त का एक बड़ा सेल चल रहा है बहुत जगह, तो इसलिए कुछ महंगाई इतनी बढ़ी है तो शक्कर आटा कुछ सेल चल रहे हैं बहुत सारे ग्रोसरी स्टोर्स में, मैंने पेपर में पढ़ा। वो ऑफर मुझे पता है, बाकी कोई ऑफर मुझे। इन अटकलों के बीच शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने अजित पवार पर निशाना साधा है। संजय राउत ने कहा है कि अजित पवार इतने बड़े नेता नहीं है कि वो शरद पवार को ऑफर दे सके। अजित पवार इतने बड़े नेता नहीं है कि वो शरद पवार सबको ऑफर दे सके। अजित पवार को पवार साहब ने बनाया है, पवार साहब को अजित पवार जी ने नहीं बनाया है। 60 साल से भी ज्यादा समय पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में पवार साहब ने बिता चुके हैं। महाराष्ट्र के 4 बार मुख्यमंत्री, केंद्र में मंत्री रहे बार बार। उनका जो कद और अवदाय बहुत बड़ा है। तो ये अजित पवार, हसन मुश्रीफ, ये जूनियर लोग हैं, पवार सबको ऑफर देंगे। ऐसा कभी होता है क्या राजनीति में? दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने दावा किया है कि बीजेपी ने अजित पवार के जरिए शरद पवार को मंत्रिमंडल में शामिल होने के ऑफर की पेशकश की है। फिलहाल सुप्रिया सुले ने इन खबरों का खंडन किया है, लेकिन सत्ता में कब क्या हो जाए कहना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। पाकिस्तान के फैसलाबाद में चर्च पर हमला हुआ है। भीड़ ने चर्च में आगजनी की है और तोड़फोड़ भी की है। हमलावरों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। पाकिस्तान से खबर है जहां पर चर्च पर हमला हुआ है। पाकिस्तान के फैसलाबाद में चर्च पर हमला हुआ है। भीड़ ने चर्च में आगजनी की, तोड़फोड़ की। जो खबर पाकिस्तान से मिल रही है, हमलावरों के खिलाफ पाकिस्तान की पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, लेकिन चर्च पर हमले की खबर है। पाकिस्तान के फैसलाबाद में चर्च पर हमला हुआ है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया, जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है, लेकिन भीड़ ने चर्च में न सिर्फ आगजनी की बल्कि तोड़फोड़ भी की। हमलावरों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। पाकिस्तान के फैसलाबाद में चर्च पर हमला हुआ। बड़ी खबर इस वक्त पाकिस्तान से। भीड़ ने चर्च में आगजनी की, तोड़फोड़ की। बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है पाकिस्तान से। चर्च पर हमला हुआ है। चर्च पर हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मामला दर्ज हो चुका है। पाकिस्तान के फैसलाबाद में चर्च पर हमला हुआ है। भीड़ ने चर्च में आगजनी और तोड़फोड़ भी की है। कौन ये लोग थे जिन्होंने इस हरकत को अंजाम दिया, इस पर भी पुलिस ज्यादा जानकारी जुटाने के लिए मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई को बढ़ा चुकी है। ये तस्वीरें भी अब आपके सामने देखिए। ये पाकिस्तान में चर्च है और इसी चर्च पर आप देखिए किस तरीके से कुछ लोग हैं जो चढ़े हुए नजर आ रहे हैं। आगजनी की, चर्च में तोड़फोड़ की और काफी ज्यादा भीड़ भी देखिए यहाँ पर नजर आ रही है। ये चर्च है पाकिस्तान में, लोगों की भीड़ देखिए। पुलिस मौके पर मौजूद है और बाकायदा वहां से ये जो लोग हैं इनको हटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन देखिए तोड़फोड़ किस तरीके से की जा रही है। और बड़ी बात है कि पाकिस्तान पुलिस की मौजूदगी में ही यहाँ पर तोड़फोड़ भी की जा रही है। ये वो चर्च जिसमें तोड़फोड़ की गई है, उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें भारत 24 पर आप देख रहे हैं। पाकिस्तान में चर्च के ऊपर ही हमला, आगजनी और तोड़फोड़ भी की गई है। चर्च का पूरा डोर आप देख सकते हैं किस तरह से तोड़ दिया गया। उसके अलावा यहाँ अंदर से भी आग की लपटें नजर आई, साथ ही साथ बाहर भी आप देखिए किस तरह से जो सामान है वो जलकर खाक हो चुका है। ये चर्च के अंदर और बाहर की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है। पाकिस्तान में ये चर्च स्थापित है जिस पर देखिए जो इलेक्ट्रिसिटी का मीटर है उस तक को नहीं छोड़ा गया और ये कुछ सीसीटीवी की फुटेज भी सामने आई है। अंदर तक तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई, तोड़फोड़ की गई। मामला दर्ज कर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है।
तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले सियासी तपिश बढ़ती जा रही है, लिहाजा बीजेपी कांग्रेस अपने शोर से पूरे दमखम के साथ मैदान में है। एमपी का चुनाव इस बार अपने आप में बेहद खास है, क्योंकि एक तरफ हार्ड हिंदुत्व और दूसरी तरफ सॉफ्ट हिंदुत्व की बात है। कमलनाथ का हिंदू राष्ट्र का स्टेटमेंट फिर दिग्विजय सिंह का स्टेटमेंट अपने ही खेमे में खलबली मचाए है, जिस पर दोनों गुटों के नेता अब आमने सामने आ चुके हैं। आप ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में चुनाव है, सियासत में तनाव है, सनातन धर्म पर हर किसी ने खेला अपना दांव है। इन दिनों मध्य प्रदेश हिंदू आस्था का वो केंद्र बना हुआ है जहां हर तरफ हर कोई चरण वंदना करता हुआ नजर आ रहा है, चाहे वो संत समागम हो या फिर मंदिर। इसी के इर्द गिर्द प्रदेश का चुनाव भी घूम रहा है। इस बीच प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह के हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व को लेकर दिए गए स्टेटमेंट ने चुनावी माहौल गर्मा दिया है। कर्नाटक के हुबली में दिग्विजय सिंह ने कहा कि ये सॉफ्ट या हार्ड हिंदुत्व जैसी कोई चीज नहीं होती। स्टेटमेंट पर अब संग्राम छिड़ गया है। भोपाल पहुंचे दिग्विजय ने अपनी सफाई में ये तक कह दिया कि संविधान की शपथ लेकर काम करने वाला कोई भी व्यक्ति हिंदू राष्ट्र की अगर बात करता है तो उन्हें पहले अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं उनसे कह रहा हूं, जो व्यक्ति ने भारतीय संविधान की शपथ ली है वो अगर हिंदू राष्ट्र में विश्वास करता तो पहले पद छोड़ देना चाहिए। ये कहा है मैंने, मैं आज भी कायम हूं। बता दें कि खबरों में अब आगे बढ़ेंगे और देश के पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की आज है पुण्यतिथि। सारा देश उन्हें आज याद कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत एनडीए के नेताओं ने आज उन्हें नमन किया, उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की। और इसी बीच बिहार के सीएम और विपक्षी गठबंधन इंडिया के सूत्रधार नीतीश कुमार ने आज अटल समाधि स्थल पहुंचे वो और उन्होंने श्रद्धांजलि दी। विपक्षी एकता के अगुवा बने सीएम नीतीश कुमार का ये दांव सियासी गलियारे में क्या हलचल लाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इसे लेकर जमकर सियासत हो रही है, ये रिपोर्ट देखिए। बीजेपी को सत्ता के शून्य से शिखर तक पहुंचाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज 5वीं पुण्यतिथि है। अटल बिहारी वाजपेयी ने पार्टी में नेताओं की पूरी एक पीढ़ी तैयार की। यही कारण है कि आज बीजेपी केंद्र के साथ साथ कई राज्यों में सत्ता में। प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद से ही हर बड़े मौके पर अपने भाषणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी भी अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करना नहीं भूलते हैं। सोलह अगस्त 2018 को दिल्ली के एम्स अस्पताल में श्री अटल जी का निधन हुआ था। उनके अंतिम संस्कार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए और इस दौरान प्रधानमंत्री को देखकर साफ समझ आ रहा था कि वो अपने मार्गदर्शक के इस तरह चले जाने से कितने व्यथित हैं। इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अटल समाधि स्थल पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। नीतीश के अटल समाधि स्थल पहुंचने को लेकर भी सियासी आरोप लगातार लग रहे हैं। हालांकि उन्होंने साफ किया है कि वो अटल बिहारी वाजपेयी का बहुत सम्मान करते हैं, इसीलिए उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। तो आज यहाँ आकर के, और बीच में तो मान लीजिए कि कोरोना का दौर आ गया था, तो इसलिए आज आकर के हमको मौका मिला। उनसे बहुत ज्यादा वो इतना प्रेम करते थे, इतना हम लोग उनकी इज्जत करते थे और हम कभी भूल नहीं सकते हैं उनको हमेशा। और उन्होंने किस तरह से कितना काम मुझको दिया और किस तरह से हमने किया और किस तरह से हमको सब कुछ करते थे, प्रेम करते थे, सब कुछ करते थे। और सब दिन जब तक वो रहे, और जब बताइए जब बिहार में हम तो जब मुख्यमंत्री बने तो वो बनाने के लिए तो थे ही, और उस दिन शपथ पहली बार हुआ तो वहां पर भी वो गए। बहरहाल देश में लोकसभा चुनावों को लेकर फिर से सियासी सरगर्मियां तेज हैं। एनडीए के सामने विपक्षी गठबंधन तेजी से खुद को मजबूत करने में जुटा है। ऐसे में नीतीश के इस कदम के कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।
वहीं इस वक्त देश में कुदरत की मार से हाहाकार मचा हुआ है। बिहार के कई इलाकों में बाढ़ आ गई है, तो हिमाचल में लैंडस्लाइड, बादल फटने की घटना से भी इसी तरह की तस्वीरें सामने आई। बिहार में जहां रेस्क्यू अभियान में ढिलाई बरती जा रही है, तो वहीं हिमाचल में हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, बिहार से लेकर हिमाचल तक किस तरह से बाढ़, बारिश और बर्बादी का मंजर नजर आ रहा है। बिहार में कई नदियां दरअसल जलस्तर उनका बढ़ा हुआ है, और जो तराई के इलाके हैं वहाँ बाढ़ की स्थिति की वजह से खास करके ग्रामीण इलाकों में दिक्कत है। हिमाचल में अब तक 60 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कई जगह टूरिस्ट फंसे थे, उनको हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करना पड़ा। कल मुख्यमंत्री सुक्खू का बयान भी सामने आया कि लोग बेवजह घर से बाहर ना निकलें और सावधानी बरतने की कोशिश करें। कमोवेश यही हालात उत्तराखंड में भी है, जहाँ चारधाम यात्रा को अगले आदेश तक के लिए रोका गया था। और आप देख सकते हैं, एक तरफ जहां बिहार में लापरवाही, लाचारी, वहीं हिमाचल में युद्ध स्तर पर रेस्क्यू। तो लगभग हर साल की तरह इस साल भी बिहार में बाढ़ ने किस तरीके से दस्तक दे दी है, तस्वीरें भी आपने देखी। कई नदियां इस वक्त तूफान पर हैं और इसके साथ नेपाल से सटे हुए सीमावर्ती जिलों में हाहाकार मचा हुआ है। कोसी नदी से सटे क्षेत्रों में जलस्तर बढ़ने के बाद कई इलाके पानी में डूब गए हैं, और वहीं दूसरी तरफ कोसी क्षेत्र के लोगों को बाढ़ से बचाने में बिहार सरकार अभी भी नाकाम है। दरअसल बिहार सरकार कोसी इलाके में सालों से वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट के तहत राहत और बचाव कार्य करवा रही है, लेकिन बिहार सरकार की मुहिम का कुछ खास असर नहीं दिख रहा। भारत 24 की टीम ने जब पड़ताल की तो पता चला कि राहत बचाव कार्य बड़े स्तर पर नहीं हो रहा। राहत का असर 2 महीने बाद दिखेगा, मतलब तब तक बाढ़ खत्म हो जाएगी। दरअसल वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट के तहत लोगों को त्रासदी से निकालने के लिए उनकी मदद की जाती है, और ये मदद बिहार सरकार वर्ल्ड बैंक की तरफ से जो आर्थिक सहायता दी जाती है उसकी कोशिश की जाती है उसी के जरिए। लेकिन बिहार सरकार और वर्ल्ड बैंक की मुहिम का कोई असर नहीं दिख रहा। कोसी ने जब अपनी नई इलाकों को अपने जद में लेना शुरू किया तो यहाँ पर फ्लड फाइटिंग का काम शुरू हुआ। कहते हैं ना कि भोज के समय कोहड़ा रोपना, ठीक वैसा ही कुछ यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरीके से यहाँ पे फिलहाल जो है तटबंधों की सुरक्षा के लिए ये बड़े बड़े क्रेन लगाए गए हैं, और यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े चट्टानों के बोल्डर जो हैं वो यहाँ पर लाए गए हैं, ताकि कोसी जो है और नए इलाकों को अपनी जद में न ले। इसके लिए यहाँ पे तमाम जो है एहतियात बरते जा रहे हैं, लेकिन ये एहतियात तब बरते जा रहे हैं जब कोसी ने नए इलाकों को अपनी जद में लेना शुरू कर दिया। हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग हैं जो यहाँ काम करवाते हैं। क्या काम चल रहा है यहाँ पे और कब से चल रहा है? यहाँ तो वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट चल रहा है बिहार गवर्नमेंट की तरफ से, ये तो 1 साल से चल रहा है। का कुछ फायदा तो दिख नहीं रहा। सिसौनी पंचायत से हम अभी आ रहे हैं, पूरा उधर का जो इलाका है पूरा डूबा हुआ है। इसका फायदा अभी तो पानी इतना ज्यादा है तो आप लोगों को कैसे दिखेगा? जब पानी अभी और बढ़ेगा तो फिर इसका फायदा तो नहीं दिखेगा। नहीं, इसका मतलब है जैसी पानी बढ़ता जाएगा उतना वो सिल्ट लेते ही आएगा। कितना सिल्ट लेते आएगा यहाँ वो सिल्ट अपना ड्रॉप करेगा। अभी क्या है ना, पूरा आप लोगों को पानी सिल्ट ही दिख रहा है, तो इसका फायदा आप लोगों को अभी नहीं दिखेगा। आफ्टर 2 मंथ इसका फायदा आप लोगों को दिखेगा। तो 2 महीने बाद इसका फायदा दिखेगा। जो यहाँ एहतियात बिहार सरकार बरत रही है और वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट जो चल रहा है उसका असर 2 महीने बाद यहाँ देखने को मिलेगा। जब कोसी की धारा शांत हो जाएगी, कोसी अपना रौद्र रूप छोड़ देगी, तब इसका असर देखने को मिलेगा। मतलब इस 2 महीने में बिहार सरकार जो भी काम करवा रही है, ये तमाम आप जो देख रहे हैं बड़े बड़े डंपर लगाए गए हैं यहाँ पे, और तमाम जो बिहार सरकार दावा कर रही है कि कोसी के लोगों की चिंता उनको है, कोसी के लोगों को इस बार बाढ़ से किसी तरीके से प्रभावित नहीं होने देंगे, लोगों को मरने नहीं देंगे, और उसके नाम पर जो यहाँ एहतियात बरते जा रहे हैं उसकी तस्वीरें आप साफ देख सकते हैं कि क्या कुछ कहा जा रहा है। और जो यहाँ पे जो लोग लगे हुए हैं, जो इस सुरक्षा कार्य में लगे हुए हैं, जो एहतियात बरतने के कार्य में लगाए गए हैं, वो लोग सीधे तौर पे यही कह रहे हैं कि 2 महीने के बाद इसका असर देखने को मिलेगा। करीब 1-2 साल से काम चल रहा है, लेकिन इसका असर जब कोसी अपना रौद्र रूप छोड़ देगी तब देखने को मिलेगा। कैमरामैन मृत्युंजय के साथ सर्वेश कुमार सिंह, भारत 24, सुपौल। कोसी में आई बाढ़ पर भारत 24 की खबर का असर देखने को मिल रहा है। कल तक जहां बाढ़ प्रभावित इलाकों में सरकारी इंतजाम नदारद था, आज वहां पर लोगों को खाना खिलाया जा रहा है। देखिए तस्वीर, जिस तरह के हालात वहां पर बने हुए हैं, काफी समस्या, लोगों के जहन में काफी परेशानी,
उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोसी बिहार से फिलहाल आप तस्वीर देख रहे हैं, लेकिन भारत 24 की खबर का असर यहाँ पे पड़ता हुआ देखिए नजर आ रहा है। वहाँ पर इंतज़ाम करवाया जा रहा है लोगों के खाने के लिए, साथ ही साथ उनका रेस्क्यू भी वहाँ से हो रहा है। ये दो तस्वीर फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं फिलहाल वहाँ की जनता किस तरह से नाव के सहारे ट्रैवल करती हुई नजर आ रही है। प्रखंड के बुर्जा टीला में इस वक्त मौजूद हैं। ये भी बाढ़ प्रभावित पूरा इलाका है। आप देख सकते हैं कि बाढ़ का पानी चारों तरफ फैला हुआ है और ये पूरा गांव जो है बाढ़ प्रभावित है। और यहाँ पर बिहार सरकार की मदद से लोगों को, बाढ़ प्रभावित लोगों को खाना खिलाने का काम किया जा रहा है। यहाँ पर लोगों को टेंट लगाकर तमाम जो लोग हैं उनको खाना खिलाया जा रहा है लगातार। जो भी बाढ़ पीड़ित हैं, जो भी आसपास के गांव के लोग हैं, क्योंकि लोगों के चूल्हों में पानी घुस गया है। चूल्हा जो मिट्टी का चूल्हा होता है, वो जब पानी उसमें घुस जाता है तो वो किसी काम का नहीं रहता। इस वजह से यहाँ पे ये आपदा मित्र भी हैं, उनसे बात करते हैं। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? कितने लोगों को खाना डेली खिला रहे हैं? देखिए, यहाँ से जो रिपोर्ट आ रहा है, इन लोगों का कहना है कि अभी तक हम 500 आदमी को खाना खिला चुके हैं। और यहाँ जो लोग हैं सब बाढ़ से विस्थापित है, सबों के घर में पानी चला गया है, जिसके कारण वो लोग खाना घर में नहीं बना सकते हैं। इसीलिए सरकार के द्वारा यह सुबह शाम का व्यवस्था है। जो यहाँ पे जो लोग बाढ़ से पीड़ित हैं उनको सरकार के द्वारा खाना खिलाया जा रहा है। खाना में क्या क्या खिलाते हैं आप लोग? चावल खिलाते हैं, दाल खिलाते हैं और सब्जी रोज खिलाते हैं। रात में 250-300 आदमी था रात में। अभी कितना लोग खाया? अभी 500 आदमी खा चुका है। अभी और कितने लोग खाना? कभी 200 आदमी और खाएगा कम से कम। हाँ जी। तो ये कितने दिन चल रहा है ये यहाँ पे शिविर? यहाँ कम से कम 5-6 रोज तो चलना ही चाहिए कम से कम। चल कब से रहा है? कल से चल रहा है। कल से इस इलाके में। और भारत 24 की खबर का ये असर है। कल हमने आपको दिखाया था कि सिसौनी पंचायत के लोगों का हाल, क्योंकि वहाँ पे खाने को नहीं था, रोते बिलखते बच्चों को देखा था। लेकिन ये तो एक तरह से कहा जाए तो देखिए खाने का में क्या क्या है। दाल है, सब्जी है, आलू परवल की सब्जी है और साथ में चावल की व्यवस्था की गई है। तो ये इंतजाम फिलहाल बिहार सरकार ने कल से शुरू किया है। जब कल भारत 24 ने खबर दिखाई और जिस तरीके से यहाँ के लोगों का हालत दिखाया, उसके बाद सरकार सचेत हुई है। और अभी देखिए कि यहाँ पे तमाम जो लोग हैं, जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं, उन लोगों को खाना खिलाया जा रहा है। सुपौल के किशनपुर प्रखंड के बुर्जा टीला में इस वक्त मौजूद है। देखिए, कोसी विकास परियोजना का जिक्र हुआ, आखिरकार वो है क्या? 15 सितंबर 2010 को विश्व बैंक की मदद से कोसी बेसिन विकास परियोजना शुरू हुई। परियोजना का जो मकसद है वो है बाढ़ पीड़ितों की मदद करना। इस परियोजना में वर्ल्ड बैंक ने 67% फंडिंग की और बिहार सरकार ने इसमें 33% फंडिंग की। परियोजना के तहत सहरसा, सुपौल, मधेपुरा में राहत बचाव कार्य हुआ। तो ये है कोसी बेसिन विकास परियोजना, जिसके तहत ऐसी परिस्थितियों में लोगों को मदद पहुंचाई जाती है। 67% माफ कीजिएगा, जिसमें वर्ल्ड बैंक से, और 33% बिहार की सरकार मदद करती है, ताकि लोगों तक राहत बचाव पहुंचाया जा सके। दरअसल कोसी बेसिन में हर साल इसी तरह की स्थिति होती है और ख़ास करके नेपाल से जो सटे इलाके हैं वहाँ पर तराई के इस तरह की परिस्थितियों को देखते हुए वर्ल्ड बैंक ने इसकी कोशिश की थी, लेकिन बिहार सरकार की कोशिश नाकाम। और इसी बीच में एक बड़ी खबर है दिल्ली कांग्रेस को लेकर। दिल्ली कांग्रेस का फैसला यह है कि सभी सीटों पर दिल्ली कांग्रेस चुनाव लड़ने वाली है। सभी 7 लोकसभा सीटें दिल्ली की, जिस पर दिल्ली कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया कि अगला चुनाव सीएम केजरीवाल हारेंगे। अनिल चौधरी की ये तैयारी। एक तरफ जहां पर INDIA गठबंधन में दोनों ही पार्टियां साथ में हैं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, यानी कि जो नेशनल अफेयर्स है उसमें एक दूसरे के साथ है, जो नेशनल चुनाव होने हैं उसमें एक दूसरे के साथ है। लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली में होने वाले चुनावों को लेकर दिल्ली कांग्रेस की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया। जितनी भी लोकसभा सीटें हैं दिल्ली की, 7 सीटें, उस पर चुनाव कांग्रेस लड़ने वाली है। और इसके साथ साथ ये बयान भी दे दिया गया है दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी की तरफ से, अगला चुनाव दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हारेंगे। अगला चुनाव आम आदमी पार्टी हारने वाली है।
और देखिए, अब से कुछ देर पहले बैठक हो रही थी जिसमें राहुल गांधी भी थे और जानकारी ये थी कि मल्लिकार्जुन खड़गे, दिल्ली के जो पदाधिकारी हैं वो सभी लोग उस बैठक का हिस्सा थे जिसमें फैसला होना था आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर। और अब जानकारी ये मिल रही है कि 7 की 7 लोकसभा सीटों पर अब जो कांग्रेस है वो चुनाव लड़ेगी। दिल्ली में सभी 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और यहाँ पर आम आदमी पार्टी की हार का दावा भी किया जा रहा है। और जिस बात का जिक्र भी पूर्णिमा ने किया कि लोकसभा चुनाव में एक तरफ जहां INDI के तहत आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं सो अभी कोई बड़ी बात नहीं। उन्होंने कहा कि आप दम से 7 पे लड़क के पहले पे भी आ सकते हैं। ये उनके शब्द थे जो हम में एक विश्वास पैदा करता है कि ये संगठन मजबूत, 24 की तैयारी, मुद्दों को लेकर जाना है जनता में। आखिरी सवाल में क्या सीट शेयरिंग पे बात हुई? और दूसरी बात ये कि कई नेताओं का दिल्ली कांग्रेस का ये मानना है कि A टीम जिसको बीजेपी कहते हैं और B टीम जिसको आम आदमी पार्टी को बीजेपी की B टीम बताते हैं, वो कह रहे हैं आज बीजेपी की B टीम के साथ समझौता करके आने वाले समय में कोई मिलने वाला नहीं है। देखिए, ये चिंता देखिए ये जरूर जाहिर की कि हमारा जो वोट है बड़े स्तर पर आम आदमी पार्टी, केजरीवाल आंदोलन से लेकर कांग्रेस को ही कोसते रहे और हमारा ही वोट उनकी तरफ गया है। भाजपा की एक स्थिर लाइन है, लड़ाई हमारी भाजपा से, पर वोट हमारा कांग्रेस आम आदमी के पास है। और आम आदमी पार्टी के 2 बड़े नेता इस समय भ्रष्टाचार के बड़े आरोपों में जो है वो जेल में हैं और मुख्यमंत्री पर भी शिकंजा कस सकता है, इस बात की भी चिंता जाहिर की गई। लेकिन लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, कितनी पे लड़ेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। यही हुआ, संगठन मजबूत करना है और 7 सीटों पर हमें अपनी तैयारियों को मुस्तैदी से रहना है। मतलब अपनी आप लोग कमर कस के तैयार रहेंगे? हम अपनी तैयारी पूरी रखेंगे, जो फैसला होगा वो देखा जाएगा आगे मीटिंगों में। दिल्ली कांग्रेस की ये तैयारी है तो एक तरफ जहां पर महाराष्ट्र में सियासत में हलचल मची है, तो दिल्ली में अब कांग्रेस को लेकर ये खबर है INDIA गठबंधन क्या टूट की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ जहां पर 2024 की तैयारी और संगठन को मजबूत करने के निर्देश राहुल गांधी दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ और अब अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। महाराष्ट्र में जिस तरीके की उठापटक मची हुई है वो तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं और ऐसे में अब दिल्ली में भी हलचल तेज हो चुकी है। दिल्ली कांग्रेस की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया है, अध्यक्ष अनिल चौधरी का ये स्टेटमेंट कि सभी 7 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। और इस ऐलान के साथ अब सवाल INDIA गठबंधन का भी है जो एक साथ राष्ट्रीय स्तर पर आने वाले लोकसभा चुनावों में साथ चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। देखिए, बिल्कुल 2024 के चुनाव से पहले अब सबसे बड़ा सवाल यही कि जो INDI गठबंधन बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने का दावा कर रहा था, मजबूती के साथ बीजेपी का सामना करने की बात कर रहा था, क्या उसमें ये टूट की खबर नहीं है? क्योंकि देखिए, दिल्ली की अगर बात करते हैं तो दिल्ली कांग्रेस के नेताओं के जो बयान थे उससे ये बात बार बार साफ हो रही थी कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साथ साथ चलने को लेकर नाराजगी है कांग्रेस के नेताओं में। क्या ये भी एक बड़ी वजह रही कि वो जो प्रेशर है उसके कारण ये फैसला लेना पड़ा? फिलहाल जानकारी ये कि सभी 7 लोकसभा सीटों पर दिल्ली कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष की ओर से कंफर्म किया जा चुका है कि दिल्ली की 7 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। तो क्या इंडिया गठबंधन में यह बड़ा फूट है? बिल्कुल, और सिर्फ दिल्ली नहीं, महाराष्ट्र में भी कमोबेश यही स्थिति बनी है, जहां पर अजीत पवार और शरद पवार की सीक्रेट मीटिंग को लेकर पहले सामना में उद्धव ठाकरे ने सवाल उठाए और उसके बाद कांग्रेस ने भी सवाल दागा कि शरद पवार की तरफ से स्थिति को स्पष्ट किया जाए। तो महाराष्ट्र लेकर दिल्ली तक इंडिया गठबंधन में एक फूट का क्या ये शुरुआत हो चुकी है? ये बड़ा सवाल इस वजह से क्योंकि मानसून सत्र में अविश्वास प्रस्ताव और दिल्ली सेवा बिल पर विपक्ष एक साथ दिख रहा था। को लेकर दिल्ली 19वां राज्य था, 24 कैसे जीतना है? और अलका लांबा को इस वक्त सुन रहे थे और भारत 24 पर अलका लांबा इस वक्त खुद जुड़ चुकी हैं। अलका जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका भारत 24 पर। और एक बड़ा ऐलान किया गया है दिल्ली कांग्रेस की तरफ से, अरविंद केजरीवाल जो INDIA में आपके साथी हैं, इंडिया गठबंधन में आपके साथी हैं, उनके खिलाफ पार्टी दिल्ली में चुनाव लड़ने वाली है सभी 7 लोकसभा सीटों पर। घोषणा हुई है, मैं उस मीटिंग में थी, ऐसी कोई भी चर्चा या घोषणा बिल्कुल नहीं हुई कि अब किसके खिलाफ।
देश में भाजपा की सरकार है, सातों सांसद दिल्ली में 2 टर्म से भाजपा के हैं, है ना। तो बिल्कुल ये चुनाव हम इस तानाशाह असंवैधानिक लोकतांत्रिक तरीकों से जो हत्या देश में कर रही है चुनी हुई सरकारों की, हम उसके खिलाफ एकजुट होकर इंडिया के बैनर के नीचे 26 राजनीतिक दल एकजुट हैं और एक साथ निकलेंगे। आज की जो कांग्रेस के हाईकमान की मीटिंग थी, ये 20वीं आज 19वीं मीटिंग थी और 19वीं मीटिंग आज दिल्ली का नंबर था। और बिल्कुल बात हुई कि हमें कैसे संगठन को मजबूत करना है। मात्र 7 महीने रह गए, दिल्ली की 7 सीटों पर हमें मजबूत संगठन के साथ अपनी तैयारियों को रखना है और जिसमें हम लोग जा रहे हैं आज से। नहीं अलका लांबा जी, यानी कि ये तो तय है ना कि कांग्रेस अभी सिर्फ अपने बारे में सोच रही है? नहीं, बिल्कुल कांग्रेस का अपने ही संगठन के बारे में सोचेगी। आम आदमी पार्टी भाजपा का या दूसरे दलों का संगठन वो लोग तय करेंगे। हमारा हाईकमान ने हमारे नेताओं के साथ बैठ के राज्यवार 2024 की तैयारियों पर चर्चा की। जी, इंडिया गठबंधन में भी तो कांग्रेस की अहम भूमिका है। फिर जब साथ लेने की बात कर रहे हैं तो इस फैसले से तो जाहिर सी बात है साथ साथ नहीं चल पाएंगे। समझ रहे हैं कि हम अपनी इंटरनल मीटिंग में आम आदमी पार्टी को भी आमंत्रित करेंगे। ये इंडिया की मीटिंग नहीं है, ये कांग्रेस की अपनी इंटरनल मीटिंग है। उस पे हम लोगों ने अपने संगठन पे बात की, हमने मुद्दों पे बात की और क्या 24 की तैयारियां रहनी चाहिए। नहीं, 2 चीज अलका जी बहुत क्लियर करते हुए ये बताइए कि एक तरफ जहां पर आप आने वाले लोकसभा चुनावों के लिए आप INDI एक गठबंधन एक साथ मजबूती के साथ लड़ने का दावा करता है, तो दिल्ली कांग्रेस ये ऐलान करती है कि दिल्ली में वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ 7 लोकसभा सीटें। आप वोटर्स को कैसे जोड़ेंगे अपने साथ? नहीं, मैं फिर कह रही हूँ, आपकी जानकारी मैं दुरुस्त कर रही हूँ। बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ कि 7 सीटों में केजरीवाल के खिलाफ, ये ऐसा कहीं कोई बात ही नहीं आई है। 7 सांसद भाजपा के, आप भूलिए मत। और उन 7 सांसदों के भाजपा को हराने कैसा है, किन मुद्दों पर जाएंगे, इस पे बात हुई है। आम आदमी पार्टी तो दिल्ली की सरकार चला रही है, एक भी सांसद उसका लोकसभा में नहीं है। अलका जी बहुत शुक्रिया आपका भारत 24 से खास बातचीत के लिए।